तो दोस्तों मैं हूं पंजाब के पटियाला जिले में और आप देख पा रहे हैं इंडिया के अंदर आयरशायर ब्रीड मात्र एक फार्म पे जो कि आपने एक बार वीडियो में देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन हम लोग भी आज यहां पे पहुंचे हुए हैं जहां पे मात्र एक ऐसा फार्म है जो आयरशायर पे ही काम किया जाता है। आज से लगभग 10 सालों से इनका मेहनत आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। ये ब्रीड का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे भी आप लोग देख रहे हैं। ये कैसा ब्रीड है, एचएफ और आयरशायर में क्या फर्क है, पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग देंगे। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। माय नेम इज नवदीप सिंह विर्क आयरशायर फार्म शेरगढ़, ओके पटियाला पंजाब। ओके, ये फार्म की शुरुआत कब से है? फार्म की शुरुआत तकरीबन मान के चलिए कि आज से 10 से 12 साल पहले से है। ओके एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो आज जिस लगभग 5 साल 10 साल से लोग देसी गाय को छोड़कर एचएफ की ओर आए और आपने एचएफ को भी छोड़कर आयरशायर की ओर गए, इसका क्या कारण? हमारा भी जो मूड था पहले एचएफ का था। हमारे पास भी एचएफ के 25-30 एनिमल थे, हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। बाद में हमने सोचा कि नई ब्रीड तैयार करेंगे। हमको आयरशायर के बारे में पता लगा, इनके सीमन इंपोर्ट हुए थे पंजाब में, तो हमने ये लगाने शुरू किए। जब हमारे पास काविंग हुई गाय की तो हमको अच्छे लगने लगे काफ्स और ये गायें, तो फिर हमने इसी ब्रीड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जो ये ब्रीड है ये एचएफ के मुताबिक बहुत डिफरेंट है, इसी वजह से हमने फिर टोटली हमारा जो फार्म है वो आयरशायर के ऊपर कर दिया। ओके जैसा कि आपने खुद बता दिया मुझे कि एचएफ से डिफरेंट है। लगभग 12 साल की मेहनत है और 12 साल का आपको इस ब्रीड का अनुभव हो गया है, तो मैं जानना चाहूँगा सर कि एचएफ के मुकाबले में इनका क्या क्या डिफरेंट है? एचएफ के मुकाबले में इनका डिफरेंट ये है कि एक तो ये ब्रीड की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और एक जो इनका दूध है ये A2 में आता है। और इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से ये हीट स्ट्रेस को ऑब्जॉर्व करती हैं और ये 40 से 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर में हमारे फार्म में आप देख सकते हैं विदाउट फैन होकर के रहती हैं और अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। और ये डिसीज फ्री है। इनको मस्टाइटिस अनदर ब्रीड के मुकाबले जैसे थलेरिया, बबेशिया, एनाप्लाज्मोसिस, मस्टाइटिस, जहाँ कोई लंगड़ा बुखार, जहाँ कोई भी वायरल डिसीज इनको नहीं होती है। तो एफएमडी वगैरह तो देखो वो तो जायज है कि बाहर से आएगी तभी आएगी, तो वो उस चीज का तो हल है। महामारी का तो देखो कोई हल नहीं होता, लेकिन वैसे जो बीमारी होती है उनका इनमें कोई इफेक्ट नहीं है। और ये एक अच्छी ब्रीड है और इसका रख रखाव जो बिल्कुल भैंस जैसा है और गर्मी की इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनमें ये फर्क है कि गर्मियों से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इनका मेडिसिन का खर्चा कम है, उससे कम है। हाँ, उसके कंपेयर हम लोग कर रहे हैं तो उससे कंपेयर में सबसे पहला तो A1 मिल्क होता है, ये A2 मिल्क है। A2 मिल्क है। कैसे आप लोग को पता लगा कि ये A1 है और जैसे जैसे इनकी पेडागरी आती है वहाँ पर जो सीमन बाहर से आते हैं या लगाते हैं उसके ऊपर जो पेडागरी होता है उस पर लिखा होता है A2 होता है या A1 होता है। अच्छा, सीमेन के उस पर लिखा रहता है कि A1। अच्छा, आप एचएफ का और जर्सी का भी पेडागरी में जब कैटालॉग में चेक करोगे तो शायद में तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका जो है वो देखते हैं ना आजकल इसकी लेग स्कोर कैसी होगी, ट्रिट स्कोर कैसी होगी, उसमें लिखा होता है कि मिल्क इसका कौन सा है, A1 है या A2 है। ओके ये और कहाँ पे पाया जाता है ये ब्रीड सबसे ज्यादा? ये ब्रीड अदरवाइज भाई साहब पहले जो बोर्न है तो ये स्कॉटलैंड की है। ओके तो जैसे जैसे ये ब्रीड आगे आगे पूरे यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में फैली। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग
100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर इनको अलग अलग नाम दे दिया, कहीं पर इसको डच बुलाया जाता है, कहीं पर इसको रेड होलिस्टिन कहा जा रहा है। Okay. लेकिन हमने इसको इसका जो पुराना फ्यूचर वाला बोर्न वाला नाम था वही दिया है, हमने इसको आयरशायर का ही नाम दिया है। ओके आपके 12 साल का अनुभव मुझे बताएं कि आपने जब इंसेमिनेशन किया होगा, जैसा कि आपने बोला कि शुरुआत हमने इसका सीमेन लाया और HF में क्रॉस किया, बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे करके आज मैं आपके पास जो देख रहा हूँ सभी के सभी ब्रीड में आ गई और काफ़ी हाइट में। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा लगभग 700-800 kg वेट में ये गाय होगी। तो इसका मिल्क कहाँ तक पहुँचाया आपने? सबसे पहली बात की जाए तो हमारा जो जैसे आज से 7-8 साल पहले जो मिल्क की प्रोडक्शन हमारे पास 25 से लेकर 27 लीटर की थी पीक। तो पिछले दिनों ही हमने 2 साल पहले वादा किया था कि हम ये 30-35 लीटर तक लेके जाएंगे। तो हमने वो लाइव मिल्किंग की भी करवाई। हमारी वो जो साइड में गाय खड़ी है उस साइड में 42 नंबर है, उसने 43 लीटर का लाइव मिल्क रिकॉर्ड किया है। और जो हमारे पास जो फार्म की सबसे कमजोर गाय जिसको हम बोल सकते हैं, अपनी नजर में वैसे कोई है नहीं है, जहाँ ब्रीड में थोड़ी कम, उसका जो है इस बार का जो है 30 से 33 लीटर का दूध का रिकॉर्ड है। ओवरऑल जैसे हमारे फार्म में 26-27 लीटर से कम कोई गाय है नहीं फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन में। तो हाईएस्ट हमारे पास जो है गाय 42-43 लीटर तक हम अभी पीक को ले जा चुके हैं। 42-43 तक ले जा चुके हैं। इनके जब बछड़ी आएंगे तो उम्मीद है कि वो भी 42-45 तक भी पहुंच सकता है। आगे जैसे हमने ये फीमल लगा रहे हैं तो उनकी जो डॉटर की एवरेज आ रही है वो कम से कम भी 13,000, 12,000, 12,500 लीटर की है। लेकिन जो आज ये आगे हमारी अच्छी बछड़ियां ये तैयार हो रही हैं जो हमारे पहले बुल की थी, अगर उनकी बछड़ियां ये देखो है इधर थी, इन्होंने फर्स्ट में ये पहले वाले बुल की बछड़ी है, पहले वाले जो हमने सिक्किम में सेल किया उस बुल की ये बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर थी। ओके इसने और एक वो है और एक वो है। फर्स्ट टाइमर में किसी ने 26 लीटर, किसी ने 25 लीटर, किसी ने 30 लीटर दूध भी दिया है। ओके जैसे जैसे ये सेकंड से थर्ड लैक्टेशन में जाएंगी यही बछड़ियां 35 और 38 लीटर पे चलेंगी, क्योंकि कम से कम भी सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में जाके गाय की जो दूध है और बढ़ता है। और एक इनकी जो है BCS आप देख सकते हैं सारे एनिमल का बिल्कुल प्रॉपर फिट है। और हाइट इनकी जो ब्रीड की होती है वो मीडियम रहती है, HF से थोड़ा कम है। HF से जो इनकी हाइट है वो इनकी हाइट है 4.5 पौने 5 के आसपास बिल्कुल रहेगी। और वेट में BCS में गाय ये कम से कम 700 से 800 kg की होगी। अभी उनमें से आपके पास बछड़ी 2 तैयार कर रहे हैं अपने फार्म पे? मेरे फार्म के जो पहले बुल की बछड़ियां थी 3 तो ये इस साइड में है, बाकी बड़ी गायें हैं मेरे पास जो अनदर जो ब्रीडिंग की गायें हैं ऊपर। अभी 2-3 एनिमल पीछे हमने सेल कर दिए थे। तो इस बार ये 2 बछड़ियां मेरे पास ये अभी तैयार है। ये अभी दिसंबर में AI इनकी हो जाएगी, अभी 8 मंथ की हो चुकी हैं और कम से कम भी 260-270 kg BCS ये गेन कर चुकी हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो इन गायों से ये बछियां अगर 30-30 लीटर पर चल रही हैं तो ये बछियां जो आगे दोबारा इनसे जो बच्चे आएंगे वो कम से कम भी फर्स्ट लैक्टेशन में 35+ चलेंगे। तब तो मजा आएगा जब आपके पास लगभग 30-35 लीटर वाली सभी गाय हो जाएगी। और बछड़ी का जो फर्स्ट लैक्टेशन में अगर 30-35 जाएगा तो सेकंड थर्ड में 40-45 तक भी जा सकती है। सर अब अपने फार्म के बारे में बताएं कि आपके पास लगभग 12-14 पशु है, इसमें से दूध वाली कितनी है? हमारे पास जो हमारा ये सेटअप है, हमारे पास एरिया है वो कम से कम 25 एनिमल्स का ये एरिया है। तो हमारे पास जो 11-12 मिल्किंग वाली ब्रीडर गायें रहती हैं, वहाँ से हम कोई पशु परचेज नहीं करते हैं, हम इनके ही काफ्स और बच्चे तैयार करते हैं। जैसे वो 42 नंबर गाय का वो बुल अभी हमने पिछले दिनों तैयार किया है, वो उसका जनवरी का बर्थ था। अच्छा। जैसे ही बुल हमने वो सिक्किम में सेल कर दिया, 3 साल हमने वो बुल रखा। तो हमारे पास आगे इन ब्रीडिंग का चक्कर ना हो तो हमने वो बुल तैयार किया हुआ है आगे। ओके। वो अदर ब्लड लाइन का है और इसके बावजूद आगे जो हमारी गायें अच्छी गायें उसका जो मतलब जो आपने सिक्किम में सेल किया है उसका फादर वही है ना, उसका फादर नहीं है वो। अच्छा, वो अलग ब्लड लाइन का है। अलग ब्लड लाइन है।
हमारे पास 3 जनरेशन अभी चल रही हैं। एक तो सिक्किम वाली जिसकी ये बछड़ियां हैं, हाँ। ये हैं। आगे वो बुल की गाय मीटिंग हुई है। ओके। वो 3 साल रहेगा फार्म पे। वो बुल मीटिंग कर रहा है? मीटिंग कर रहा है, मीटिंग स्टार्ट है उसका Okay. अभी अक्टूबर नवंबर में सीमन भी आ जाएगा। और उसके बावजूद बीच में से गायें अच्छी तीसरी ब्लड लाइन के सीमन से भी प्रेग्नेंट है, तो उससे आगे 3 साल बाद जो नया अगले साल एक और बुल नया तैयार करेंगे। वो बुल का दांत कितना होगा? वो अभी मिल्क टीथ है, अभी तो वो मिल्क टीथ ही है। मिल्क टीथ तो है। मिल्क टीथ में क्रॉस करवा सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर मिल्क टीथ में हम बछड़ियों की 12 मंथ में एआई करवा सकते हैं, हाँ। तो भाई मीटिंग क्यों नहीं करवा सकते? मीटिंग पे आ रहा है बुल, लेकिन वो बात है कि हमारे पास जितनी ब्रीडिंग है, ज़्यादा गाय अगर 50-60 आएगा फार्म हो तब तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमने कुछ गायें इसमें से मीटिंग करवाई है। आगे फिर इनके रिजल्ट देखेंगे, सर्विस लेंगे, फिर आगे इनका जो सीमन है वो रेडी होगा। तो मैं जैसा कि सर ने बताया कि इसका ह्यूमिनिटी काफ़ी बढ़िया है, और ह्यूमिनिटी बढ़िया होने की वजह से ये हाफ्ती कम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दोपहर के 3 बजने को है और लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे। और सभी गाय को आप देख रहे हैं, थोड़ा दाना डाला गया तो खाने के लिए आ गई। एचएफ गाय में हम जब फार्म पे हमने देखा भी है और आप भी देखे होंगे कि एचएफ गाय के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जब अगर आपके फार्म पे 35-40 डिग्री के लगभग तापमान हो जाता है, तब वो सिर्फ हांफती है, पागुर नहीं करती, जुगाली नहीं करती, उसके कारण काफ़ी बीमारियां आपके फार्म पे बढ़ता है। तो सर ने बताया कि इसका इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़िया होने की वजह से इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो सर का यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिल्क टीथ में आपको बुल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अपनी गायों को इसी से क्रॉस करवा रहे हैं। सर अभी अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि 42 लीटर दूध आपके फार्म पे गाय कर रही है, मतलब करी है। दूध कितना हो जाता है जब आपका पीक टाइम होता है? देखिए, अगर हमारे पास 10 ब्रीडिंग की गायें चलती हैं, जो हमारे पास ब्रीडिंग की गायें हैं, तो 10 गायों से आप मान के चलिए 350 से 350 लीटर तक दूध हमारे फार्म पे हो जाता है। ओके। और अभी तो ड्राई टाइम होगा? ड्राई सीजन है। हमारे फार्म पर जो डिलीवरी शुरू होती है वो 15 सितंबर से होती है, क्योंकि हमने ब्रीडिंग शेड्यूल इसी हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। 15 सितंबर से लेके और अपना जून तक जो हमारी गायें वो ड्राई में आ जाती हैं, क्योंकि जून से ड्राई स्टार्ट होता है और सितंबर के बाद से ब्याना स्टार्ट करती है। हो जाता है। ओके। तो इस वजह से हम गायों से पूरा 10 मंथ दूध लेते हैं और अच्छी फैट का और अच्छा दूध ये प्रोड्यूस करती है। अभी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसका फैट एसएनएफ क्या आता है? इनकी जो फार्म की ओवरऑल फैट है, फ्रेश डिलीवरी काविंग की फैट जो 38-40 से लेके और जैसे थोड़ी लेट काविंग तक हो जाती है, तो भाई साहब इनकी ओवरऑल फैट जो फार्म की जैसे अभी का तो फार्म का आपका फैट ज़्यादा आ रहा होगा। अभी तो ज़्यादा आता है, लेकिन ओवरऑल जो फार्म की फैट है 42, 43, 44, 45 के आसपास रहती है। और जब 300 लीटर दूध होता होगा उस टाइम थोड़ा कम होता होगा? नहीं, वैसा कोई चक्कर नहीं है। उस समय भी जो है फैट एवरेज इनकी डाइट मेंटेन कर दी जाती है, उस समय भी एवरेज जो है 43-44 के आसपास रहती है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे पीछे साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे गायें जो है मिल्किंग वाली, ड्राई वाली का सेक्शन हम लोग इस तरफ है, दूसरा उस तरफ बछड़ियों का था। वहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ईंट से खरौंजा किया हुआ, हम लोग बोलते हैं जैसे ईंट को बिछा दिया जाता है लाइन से, और उसके बाद यहाँ पे मैट भी रखा हुआ है। दूसरा साइड यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है ईंट का व्यवस्था किया गया है, और इसमें बारिश भी आएगी, पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मिट्टी का एरिया इनका अलग है, मैं वो भी दिखा दूं आपको। बारिश की वजह से इसको बंद करके रखा गया है, ताकि बारिश के वजह से थोड़ा गीला हो जाता है मिट्टी का एरिया। ये जो मौसम है लगभग 3 महीना, ये हर फार्मर के लिए परेशानी है। दूसरा एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे आपको गाय को नहाने के लिए स्विमिंग पूल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पानी को जमा कर दिया गया है। वहाँ पे जो गाय ज़्यादा स्ट्रेस में आती है उसको वहाँ छोड़ते हैं, तो मैं वहाँ भी लेकर चलूँगा। सर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने यहाँ पे ईंट का एरिया रखा है, मैट यहाँ पे नहीं रखा है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती बैठने वगैरह में? इनको कोई दिक्कत नहीं आती। पहले ये हमारा एरिया सारा कच्चा एरिया था। अच्छा। तो ये हमने बारिश में पिछले दिनों बहुत बारिश हुई, बहुत परेशानी हुई, तो हमने ये एरिया पक्का कर दिया और ये एरिया कच्चा कर दिया। अभी 3-4 रोज अगर बारिश हो भी जाती है, बाहर कीचड़ हो भी जाता है, तो यहाँ पर ये पशु आराम से बैठ जाता है। वो मैट वहाँ पर रखे हैं ताकि वहाँ पर नीचे से थोड़ा फर्श उबड़ खाबड़ हो चुका है, तो उसकी आगे रिपेयर करवानी है, तो गर्मी की सीजन की वजह से इसलिए उसके ऊपर मैट लगा दिए गए हैं। अच्छा, वो मतलब मैट वहाँ रखने की भी जरूरत नहीं है? मैट की यहाँ हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उनके ऊपर से ईंटों से ये घोलवा जो है उतर चुका है, तो उसी वजह से ये मैट रखे हुए हैं। ओके। अब मिट्टी का एरिया में अभी बारिश की वजह से नहीं छोड़ रहे हैं?
या उसमें भी छोड़ते हैं? उसमें नहीं छोड़ते हैं, बस कुछ टाइम जब नहाने के लिए पूल में जाती है तब वहाँ से गुजर के जाती हैं, नहीं अदरवाइज तो वैसे उसमें बैठती नहीं है? किसमें? मट्टी के एरिया में बैठती नहीं है जाकर? नहीं, अभी बैठ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बैठेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि मस्टाइटिस वगैरह इनको नहीं होती है, तो उस वजह से फिर कई बार मिल्किंग में दिक्कत आती है एनिमल जब थोड़ा सा लिबड़ जाता है तो। हाँ 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 हाँ, इसी गंदा वजह से अभी 2-4 दिन इनको यहीं छोड़ेंगे, जब उतने में थोड़ा मट्टी अठर जाएगी तो फिर उसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीड देख सकते हैं, ये जर्सी ब्रीड है, इसमें भी क्रॉस करना है आपको? जर्सी पे भी हमारा जो फोकस था कि हम जर्सी भी ब्रीड रखेंगे, पर लेकिन हमको यह ब्रीड जर्सी के मुकाबले भी बेस्ट लगी है। जर्सी में भी कुछ हाल तक जो है थलेरियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस के डिसीज जर्सी में भी आ जाती है, और जर्सी की भी फैट रेशियो अच्छी रहती है, तो इसी वजह से हमने फिर ये एक आध जर्सी जो है वो रखी हुई थी। इनसे आगे आयरशायर ही क्रॉस करवा रहे हैं। इसको भी आयरशायर का क्रॉस करवा रहा है। कोई नया फार्म करना चाहता है तो क्या सलाह देंगे आप? आयरशायर करना चाहिए? नया फार्म करना चाहता है, अगर आयरशायर पे काम करना चाहेगा तो यही रहेगा सुझाव कि आपको आयरशायर घर में तैयार करनी पड़ेगी, और आयरशायर को तैयार करने का आप HF से क्रॉस करा के भी तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज जर्सी से भी साहिवाल से भी हो जाएगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ हर तैयार हो जाती है। अब मुझे एक लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके पास जैसा कि बताया कि पीक टाइम पे लगभग 300 लीटर के करीब दूध होता है, और अभी के ड्राई टाइम पे लगभग 50-100 लीटर भी हो गया होगा और ख़त्म भी हो जाता होगा दूध, क्योंकि आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है। बछड़ी आपके फार्म पे मात्र 2 तैयार हो रही है, जहाँ पे वहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे आप लोगों को फिर से दिखा दूँ, 2 बछड़ी इस फार्म पे आयरशायर का ब्रीड का तैयार किया जा रहा है, और बाकी 2 गाय वहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटी बछड़ी देखने के लिए मिल रही है, वो जर्सी ब्रीड का देख रहे हैं हम। तो सर मुझे एक अंदाज़न लगभग क्या कमाई हो जाती है डेयरी फार्मिंग में, अगर आपका 10 साल पहुँचने के बाद, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आज फार्म ओपन किया बंदा और वो कमा लेगा, 10 साल बाद आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या इनकम कर लेते हैं पूरा सालाना? कमाई की बात की जाए तो कमाई देखो, कमाई तो हर बंदा करता है, लेकिन मेरा सभी डेयरी फार्मर को, कोई भी बंदा जो नया है या पुराना है, वो ब्रीड कोई भी सिलेक्ट कर ले, अच्छी ब्रीड अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करे कि कौन सी वो रह पाएगी, लेकिन उसका जो मिल्क है कम से कम 25 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, और उसकी जो परमानेंट साल की एवरेज 7-8 हज़ार लीटर की आनी चाहिए, तभी आपको 30-35 रुपये अगर हमारा दूध बिकता है, तो तभी एक गाय हमको कम से कम भी 2.5 लाख का दूध दे देती है। उसके ऊपर अगर जितनी आपके पास गायें हैं तो आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, उसमें से हाफ का खर्च निकल जाएगा और हाफ जो आपका। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे कि हम 25 लीटर बोल कर तो देता है सामने वाला, 25 लीटर करता नहीं है। दूसरा एक चीज़ और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जैसे ही वो कहीं से दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट से हम लोग लाते हैं, लाने के बाद वो 1 महीना कुछ ना कुछ बीमार हो जाती है, तो फिर वो दूध पे नहीं आ पाती है। ये भी एक समस्या है। ये भाई साहब बहुत एक समस्या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर गायें दूध देती हैं। अभी ट्रैवलिंग क्या हो रही है कि 2-2 हज़ार किलोमीटर जो गायों की ट्रैवलिंग हो रही है, उसी वजह से जो पशुओं का दूध बहुत कम हो रहा है। तो आप, मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप एनिमल कच्चे लें, किसी अच्छे भरोसे वाले आदमी से ले, प्रेग्नेंट 7-8 महीने की, 7-8 मंथ की प्रेग्नेंट लें, जो आपके उधर जाके एडजस्टमेंट कर जाए, उसके बाद 1 महीना बाद बच्चा दें, तब जाके वो सही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसा कि आपको भी पता है कि फीड का दाम बढ़ता चला जा रहा है, आप जो फीड डाल रहे हैं कितने रुपए केजी पड़ रहा है? देखो जी, फीड के दाम पिछले दिनों हम जो है खुद का फीड तैयार करवा के डालते थे पहले, 5-7 साल पहले। अभी हम 3 सालों से कारगिल फीड डाल रहे हैं। तो एक तो भाव में जायज़ रेट पड़ता है, और एक जो है रॉ मटेरियल कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं अच्छा मिलता है, तो कभी हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है। नहीं, बनाना पॉसिबल नहीं है सर, मुझे नहीं लगता। तो पॉसिबल आज के टाइम में मैं तो मानूंगा कि फीड बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर फीड बनाएंगे तो अच्छा फीड भाई सब 45-50 रुपये में पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बनवाना चाहे तो अच्छा भाई बनवा सकता है, लेकिन उसको अपने हिसाब से देख के मेंटेनेंस करना चाहिए। लेकिन हम फीड का खर्चा अगर चाहें हरे पट्ठे से और साइलेज से कम कर सकते हैं। 1 केजी फीड के बदले में आपको कम से कम 6 से 7 केजी साइलेज जो है प्रोवाइड हो जाता है। इसलिए आप पशु को ड्राई मैटर दें पूरा, फीड जितना हो सके आप कम करें।
बेशक आपका पशु जो दूध 2 लीटर कम दे दे, लेकिन उसको पहले आप पेट भर खिलाइए और फीड जितनी आपको ज़रूरत लगे उतना ही डालना। अगर अपने को गाय 25 लीटर दूध दे रही है 8 केजी फीड खाकर, तो उसको भाई 10-12 केजी फीड खाकर अगर उसने 28 या 30 लीटर दूध दिया तो भाई मैं तो फिर उसको कोई अच्छी बात मानता नहीं हूँ। 2-4 केजी फीड बढ़ा के 2 केजी दूध बढ़ाना कोई बड़ी वो कोई बढ़िया बड़ी नहीं बात नहीं, वो तो फिर लॉस हो रहा है। कितने रुपए केजी पड़ रहा है आपको फीड का दाम? जो हमारे यहाँ पर पंजाब में भाई सब फीड है मिल्किंग वाली, वो अलग अलग जैसे आती है 31-32 रुपये से शुरू होके, वो जैसे जैसे गायें 8000 लीटर वाली है तो उनकी भाई 31-32 रुपये लीटर। मतलब अगर दिन का 20 से 25 लीटर दूध कर रही है उसका फीड का दाम है 31 से 32 रुपए। 31 से 32 रुपये और होगा। जो 30 से 40 लीटर के कर रही है वो लगभग 40 रुपए। उसका 36 से 37 रुपये हो जाएगा। 36 से 37 रुपए आपके पंजाब में। दूध का रेट आपके यहाँ क्या मिल रहा है? दूध का रेट ओवरऑल पूरे साल का देखें पूरे तो साल का देखें किस में तो देते हैं दूध? दूध तो हमारी प्राइवेट कंपनी है, वे वहाँ पर जाता है। वेरका में हमने जब से फार्म बनाया है तब तक आज तक दूध नहीं हमने वेरका में डाला को नहीं दिया। बाहर दूध प्राइवेट जा रहा है हमारा। तो ओवरऑल जो गर्मी और सर्दी की एवरेज निकल के आती है, इन दिनों रेट तेज है तो अभी 37-38 की आ रही है, नहीं तो 35-36 की आती है। फिर भी आपके यहाँ कुछ जगहों से अच्छा है। दूध का रेट और बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जी, दूध का रेट अगर 40 रुपये हो जाता है, 38-40 रुपये हो जाता है तो बेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि फीड के रेट जो है अभी 30 रुपये से क्रॉस ना करें। अगर 30 दूध के अंदर रखें, 30 के अंदर रहें। अगर 10 रुपये का मार्जिन तो देखो रहना चाहिए। अगर दूध का रेट 45 रुपये हो गया, फीड 40 रुपये होगी तो भाई फिर तो बचने बचाने को कुछ नहीं है। कोई मतलब नहीं है। दूध का रेट बढ़ाएंगे फिर फीड वाला बढ़ गया तो मिला जुला के वही होता है। अब मैं जो एक चीज़ और बताइए, पिछले साल की अगर बात करें तो कितने रुपए फीड था? देखो जी, अगर हम पिछले साल की नहीं, मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ आपको। 1.5 साल 2 साल पीछे चले जाइए। थोड़ा और पीछे चलेंगे। जब हमने फार्म स्टार्ट किया था तब जो है दूध का रेट 23 रुपये था। 10 साल पहले? 10 साल पहले। हाँ। तो फीड का रेट क्या था? 17-18 रुपये। 3-4 रुपए आप उससे 2-3 साल बाद जो है दूध का रेट हो गया 26 रुपये और फीड का रेट हो गया 21-22 रुपये। तो अभी पीछे लॉकडाउन के बाद जो है दूध का रेट हो गया कम, तो अभी फीड हो गया बराबर। हाँ, दूध अभी का बात करें हम तो लगभग आपको 32 से 35 रुपए फीड दूध का रेट मिल रहा है। 35 मान लेते हैं ओवरऑल, 35 रुपए, और फीड का भी लगभग 35 रुपए हो जा रहा है। अगर हमारे पास ब्रीडिंग की गायें, हाई यील्डर गायें, तो भाई साहब उनकी फीड भी 35-36 रुपये पड़ रही है और 35-36 में मिल्क भी जा रहा है। अगर उसके बावजूद हमको ये फायदा है कि अगर हमारे पास आयरशायर या कोई भी ज्यादा फैट देने वाली गायें हैं, तो उससे हमको जो है 6-7 रुपए का जो हमारे 1 डिग्री फैट ज्यादा आएगी। अगर मान लो 3 फैट आ रही है तो वो तो कम लगेगा। अगर अपनी फैट 4-3 आ रही है तो उसके 7-8 रुपये अपने को एक्स्ट्रा बचेंगे। लेकिन ये चीज़ या तो उनके पास जर्सी गाय हो या तो उनके पास भैंस हो, तो तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है। भैंस अगर होता है उसमें भी हाई मिलकर भैंस होना चाहिए। बात ऐसी है कि अपने को पूरी डाइट के ऊपर कला फीड पे मेंटेनेंस नहीं रहना चाहिए। हमने को पूरी डाइट, तूड़ी, साइलेज, हरा पट्ठा, उसके ऊपर पूरी आप डाइट। साइलेज हरा पट्ठा दोनों दे रहे हो? दोनों। अभी साइलेज है, फिर जैसे जैसे राई ग्रास देंगे और बरसीन देंगे अगला 2 महीने के बाद। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, हरा चारा भी देना। उसके बावजूद ऐसा कि अगर हम डाइट को पूरे प्रॉपर से मेंटेन कर लेंगे तो हम भाई साहब हम 30-35 रुपये लीटर के हिसाब से भी दूध में से कम हाफ का मार्जिन हम बचा लेंगे। अगर हमारे पास ब्रीड अच्छी है तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। सर, ये मैनेजमेंट सीखने के लिए आपके जैसे 10 साल लग गए हैं, कम से कम आज के यूट्यूब के माध्यम होने के बावजूद भी लोगों को 2-4 साल तो लग ही जाएंगे, और वही 2-4 साल में अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। मैं एक चीज़ और आपके वीडियो के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग फार्म बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं फार्म की हाइट दिखा दूँ। मात्र एक छोटा फार्म है, आपको मैं बताता चलूँ। लगभग 30 फीट होगा सर इसकी चौड़ाई। इसकी जो है चौड़ाई है वो 30 फीट है और 50 फीट ये लंबा है। ये वाला 50 है, ये वाला 50 है, और वो वहाँ से 30 बिल्डिंग वाली काम से लेके यहाँ तक साइड के नीचे तक ये 30 ही है। 30 बाई 50 का फार्म बना हुआ है। और आपको मैं दिखा दूं, जैसा कि मैं बताया आपको, हाइट वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि लगभग 25 फीट प्लस होगा। दूसरा, आपको यहाँ पे डाउन वाला हाइट भी आपको देखने मिल रहा है, लगभग 15-16 फीट हाइट होगा। और लोग सोचते हैं कि ठंडी में कैसे करेंगे, लोग सोचते हैं कि बारिश में कैसा होगा, बारिश से इनको कोई प्रॉब्लम है, ठंड में कैसे रखेंगे इनको, बारिश होगी तो हमारे फार्म पे पूरा पानी आएगा। तो सर उसके बारे में बताएं कि अगर आपके फार्म पे बारिश होने लगती है हवा वाली, पानी अंदर तक चला जाता होगा, तो
तो उससे कोई दिक्कत होती है? देखिए जी, बात ये है कि मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मेरे भाई छोटा काम करने वाले हैं वो मॉडर्न शेड ना डालें, वो अपना नॉर्मल जो एक साइड वाला शेड होता है वो डालें, वो बारिश से बचा करता है। ये शेड हाँ हवादार ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें बारिश का जो है और ठंड का भी थोड़ा जिक्र रहता है। इसमें अपने को अगर आपके पास अच्छे हेल्थी जानवर है तो ही इसमें आप रख सकते हैं। अगर कहीं से बाहर से परचेज किया हुआ कोई कमज़ोर जानवर यहाँ पर नहीं रह पाएगा। यही एनिमल इनमें रहेंगे जो इसके रहने में आदी हैं। इसका मतलब मैं आपको क्लियर समझा दूं कि अगर आप नया फार्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह का बड़ा फार्म बनाकर डायरेक्ट नई गाय इसमें ना डालें। अगर आप पुराने फार्मर हैं, आपके पास खुद की ब्रीड की हुई तैयार की हुई बछड़ी है, अच्छा वेट में है, आपके यहाँ रहने की आदी हो गई है, तो वो इस तरह के फार्म में रह जाएगी। नया गाय लाना है तो उस तरह का सेट डालें जो आप सामने देख सकते हैं। डाला हुआ है, अगर कोई एक दो दिन नया पशु या कोई सर्दी वाला पशु आता तो उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ओके ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने फार्म के बारे में बताई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में हमने आपको दी है कि कैसे अपने फार्म को मेंटेन कर रहे हैं आज के इस दौर में। यानी कि कह सकता हूं कि फीड इतना महंगा होने के बाद भी अपने फार्म को कैसे मेंटेन किया। दूसरा एक चीज़ और कि हिंदुस्तान का पहला एक फार्म है जहां पे सिर्फ आयर शायर पे काम किया जा रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।